गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमएस क्लासेस में, जिसमें हम लोग जो है वह क्लास 10th का केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में जो सेकंड चैप्टर है अम्ल भस्म और लवण, उसी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसमें दो क्लासेस किया है, जिसमें जी एक जो है आपका परिभाषा के बारे में मैंने बताया था कि अम्ल और भस्म की क्या परिभाषा होती है, और दूसरी वाले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको उनके गुण के बारे में बताया। आज जो है वो अम्ल और भस्म की शक्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि अम्ल और भस्म कितने पावरफुल हैं या कितने वीक हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है ये भी समझेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज शुरू करने वाले वो है अम्ल भस्म की शक्तियां। ठीक है, ये आज का टॉपिक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग भस्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू क्या करना है, अम्ल की शक्ति के बारे में। ठीक है ना, अम्ल की शक्तियां है ना, दोनों टॉपिक है, अम्ल और भस्म भी है। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी अगर देखा जाए आर्हेनियस के हिसाब से जो अम्ल का परिभाषा था कि अगर कोई अम्ल किसी भी जल में घुल करके, मतलब जलीय विलयन बना करके जिसमें कि H+ आयन देता है, वो आपका अम्ल कहलाता है ना। आर्हेनियस का द्वारा यही था। तो आज के डेट में हम आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग इसी को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसी को कंसीडर करते हुए हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में समझेंगे। तो अम्ल की जो शक्तियां होती है, या तो वो शक्ति के हिसाब से पावरफुल होगा या तो कमजोर होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ लेते हैं वो है प्रबल अम्ल के बारे में। किसे कहते हैं प्रबल अम्ल? देखिए, कोई भी अम्ल जिस जो कि जल में घुल करके पूर्णतः आयनित हो जाए, यानी कि पूरी तरह से वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए और आयनित हो करके वह H+ आयन देता है, पूर्णतः आयनित होकर के, है ना। जल में अगर पूर्णतः आयनित होकर के H+ आयन देता है तो वो जो अम्ल होंगे आपके, वो अम्ल प्रबल अम्ल होंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई अम्ल का विलयन बना रहे हैं तो उसमें विलयन में अगर ज्यादा से ज्यादा H+ आयन प्राप्त हो रहा है टूट करके, है ना, तो वो आपका प्रबल अम्ल होगा। दूसरा जो है इसमें आपका है द्रुबल, है ना। क्या है? द्रुबल अम्ल। कि द्रुबल अम्ल किसको कहेंगे? देखिए, अगर आपके अम्ल को जल में डाला जाए और जल में डालने के बाद विलयन बनाने के बाद यदि वह आंशिक रूप से विघटित होते हैं और आयनित होते हैं, और आंशिक रूप से आयनित होकर के H+ आयन जब देते हैं, उस अम्ल को हम लोग द्रुबल अम्ल के नाम से जानते हैं, या उसे हम लोग द्रुबल अम्ल कहते हैं। प्रबल जो अम्ल होता है इसमें आपका H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 होगा ना, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 हो गया, ये आपका प्रबल अम्ल हो गया। वहीं अगर बात करें जो कि द्रुबल अम्ल है, तो उसमें CH3COOH, है ना, ये द्रुबल अम्ल होता है। HbO3 ये आपका द्रुबल अम्ल होता है, ETC, है ना, यानी कि और भी इसमें आएंगे। तो ये आपके प्रबल और द्रुबल अम्ल हो गए। प्रबल अम्ल और द्रुबल अम्ल में जो एक और टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि सांद्र और तनु। जब हम लोग अम्ल का विलयन बनाते हैं तो या तो उस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होगी, या फिर पानी की मात्रा, यानी जल में अगर बना रहे तो जल की मात्रा अधिक होगी। तो उसके हिसाब से जो अम्ल होता है उसे दो भाग में या दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं सांद्र यानी कि कॉन्क, और दूसरा होता है तनु यानी कंसंट्रेटेड। ठीक है ना। तो पहला आपका यहाँ पे क्या पढ़ना है, सांद्र पढ़ना है, सांद्र अम्ल के बारे में। ठीक है ना, सांद्र अम्ल के बारे में। तो सांद्र अम्ल क्या है? वैसा अम्ल का विलयन
जिसमें, है ना, या वैसा अम्ल का विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा कम हो, अगर जल में बना रहे तो, ठीक है ना, क्या होगा, अम्ल की मात्रा, ठीक है, अम्ल की जो मात्रा होगी वह अधिक होगी, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। अर्थात अगर हम लोग विलयन बनाए, सपोज दैट कि विलयन में जो पानी और अम्ल का, एसिड का जो अनुपात रखना था, मान लीजिए कि एसिड तो 2 है और पानी 1 है, तो यहाँ पे पानी यानी कि जल जो है वह कम हो गया अम्ल से, तो उसे हम लोग कहेंगे सांद्र अम्ल कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। देखिए सांद्र अम्ल जो होता है ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है ना, जो भी जैसे कि H2SO4 HCl, ये सब जो अम्ल हो गए ये ज्यादा पावरफुल अम्ल हैं। तो इस अम्ल को अगर कहीं शरीर पे पड़ गया तो आपको वहां पे गला देगा, शरीर को गला देगा। तो उसी के स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, उसको पावर को कम करने के लिए ही इसे जलीय विलयन बनाया जाता है, अर्थात उसे तोड़ा जाता है, उसके पावर को कम किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक है इसी में, है ना, टर्म है, वो है कि तनु अम्ल, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड और इसको बोलते हैं डाइल्यूट। देखिए तो तनु अम्ल किसको कहते हैं, यदि अगर विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, जिससे कि एसिड का जो पावर है वो कम जाएगा, तो जब अम्ल कम हो जाए, जल ज्यादा हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह तनु अम्ल है ना, कौन सा अम्ल है, तनु अम्ल। जल की मात्रा क्या हो जाएगी, जल की मात्रा अधिक हो जाएगी इसमें, ठीक है ना, और एसिड की मात्रा कम जाएगी। ऐसे अम्ल के विलयन को हम लोग तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड कहते हैं, और इस वाले को कंसंट्रेटेड जो होता है वो कहते हैं, कंसंट्रेटेड जिसमें कि अम्ल की मात्रा अधिक होती है जल की मात्रा से, ठीक है। यही होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जो जैसे H2SO4 है, HCl है या HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है, ये सब काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसी को तोड़ने के लिए जल में उसको मिलाया जाता है, उसके पावर को कम करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है ना। बट कभी कभी अगर ऐसा हो कि शरीर पे गिर जाए, जैसे H2SO4 हम लोग को बार बार पढ़े काफी ज्यादा पावरफुल है, H2SO4 को हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, अम्लों का राजा H2SO4 कहलाता है। अगर H2SO4 शरीर के ऊपर में गिर जाए तो उस जगह की त्वचा को वो गला देगा, या फिर जो HCl है उसका भी पावर ज्यादा काफी हाई होता है और वो शरीर पे अगर गिर जाए, हालांकि वो हमारे शरीर के अंदर रिसाव होता है, हमारे जो भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वो भी अगर डायरेक्ट शरीर पे गिरे तो भी शरीर को गला सकता है, वहां की त्वचा को गला देगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि उस जगह को अच्छे से धोना है और उसको उसकी जगह पे भस्म अप्लाई करना है, जहां पे गिरा ना वहां पे कोई भस्म अप्लाई करना है, ताकि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो और अम्ल का प्रभाव जो होता है वह कम हो जाए, तब जाकर के आपके शरीर जो है जिस जगह पे गिरा है वहां पे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा और वो बच जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शरीर जो है, त्वचा जो है वो जल जाएगा, काफी ज्यादा आपको डिस्टरबेंस हो जाएगा उससे, है ना, मतलब वहां का जो स्किन है काफी ज्यादा जल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी पावर होती है। ये था अम्ल के बारे में, ठीक है ना। आपको पावर से रिलेटेड एक वो चार्ट मैं बता दे दूंगा कि किस एसिड का, या जो हम लोग आम दैनिक जीवन में जो वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं या जो हमारे शरीर के अंदर है, जिसमें कि एसिड है या फिर जो बेस है, उसका पावर कितना होता है ना, वो कितना हमारे लिए हार्मफुल है या कितना यूजफुल है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर जो है खून है ना,
खून क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। शरीर के अंदर में रिसाव होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका लगभग 1 के आसपास में आपका वो पावर होता है ना, आपका पीएच मान होता है। तो उसके बारे में इसकी जो बाकी टॉपिक है वो क्या है, आपके भस्म की शक्तियां हैं, है ना। जैसे यहाँ अम्ल की शक्तियां पढ़े, उसी प्रकार से यहाँ अब जो है वह भस्म की शक्तियां, और भस्म की शक्तियां में हम लोग वही 2 टॉपिक यहाँ भी है। एक तो आपका हो गया कि प्रबल अम्ल प्रबल भस्म होगा, और एक आपका जो होगा वो दुर्बल होगा। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रबल भस्म के बारे में, है ना। देखिए, वैसे भस्म का जलीय विलयन या भस्म का वैसा जलीय विलयन जो कि जल में घुल करके पूर्णतः आयनित हो और आयनित होकर के OH माइनस आयन प्रदान करे, ठीक है ना। क्या करे, OH माइनस आयन अगर ज्यादा दे रहा है, पूर्णतः आयनित होकर के दे रहा है, वैसे भस्म को हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल में तो प्रबल भस्म के एग्जाम्पल में आपका NaOH और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है आपका वो प्रबल भस्म होते हैं। नेक्स्ट है कि दुर्बल भस्म किसको कहेंगे, यदि भस्म का जलीय विलयन जो कि जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित हो और OH माइनस प्रदान करे। यहाँ भी OH माइनस प्रदान करेगा, लेकिन ये पूर्णतः आयनित होगा। और दुर्बल भस्म जो है वह आंशिक रूप से आयनित होकर के OH माइनस आयन प्रदान करेगा, है ना। दोनों में प्रदान होगा, लेकिन इसमें आपका पूर्णतः होगा और इसमें आयनित होगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग दुर्बल भस्म कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में NH4OH ये हो गया एक आपका, और एक आपका हो गया CaOH, है ना, CaOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका जो है दुर्बल भस्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म समझ में आ गया। जो कि पूर्णतः आयनित होकर के OH माइनस आयन दे वो आपका प्रबल हो गया, जो आंशिक रूप से आयनित हो और OH माइनस आयन दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दुर्बल भस्म कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, दोनों है एक ही चीज, ठीक है। अच्छा, जलीय विलयन जब बना रहे हैं किसी भी भस्म का तो उसे क्षार कहेंगे, यानी कि भस्म के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं ना। एक टॉपिक ये एक आपका क्वेश्चंस पूछ देता है कि क्षार किसे कहते हैं, तो भस्म के जो जलीय विलयन, भस्म के जलीय विलयन को, ठीक है ना, जलीय विलयन को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसको याद रखना है, आप कंफ्यूज ना होए कि भस्म क्या है और क्षार क्या है। दोनों एक ही चीज है, भस्म भी और क्षार भी, बस फर्क ये है कि जो भस्म होगा वो उसमें किसी भी प्रकार का जल का कोई अंश नहीं होगा, और क्षार जो होता है वो भस्म का जलीय विलयन होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्षार। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है पीएच, यानी कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसे किसी भी अम्ल का या भस्म का जो उसके ऋणात्मक लॉगरिदम ऋणात्मक जो मान होता है, लघुगणक जो ऋणात्मक मान होता है वही उसका पावर होता है, उसका पीएच मान होता है। किसी भी अम्ल हो या कोई भी भस्म हो, उसका जो पीएच मान होता है वह आपके किस उस विलयन का ऋणात्मक लघुगणक मान होता है, ठीक है। तो क्या है भाई, पीएच और हाइड्रोजन आयन के बारे में, ठीक है। पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको फुल फॉर्म होता है, तथा हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन, आयन बोले तो H+, ठीक है ना। क्या हो गया, H+, ये आयन होता है। तो क्या है परिभाषा इसका, ये होता है कि किसी भी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के जो लघुगणक ऋणात्मक मान होता है वही पीएच होता है, ठीक है। या हाइड्रोजन आयन का जो मान होगा वो उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, पावर होगा। तो ऋणात्मक मान होता है
यहाँ पे एक, अगर आपको पीएच निकालना हो तो पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। पीएच निकालने का क्या होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन बराबर लॉग माइनस लॉग, है ना, यहाँ पे H प्लस आयन, कितना, H प्लस आयन माइनस लॉग H प्लस आयन, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसी के हिसाब से या इसी फॉर्मूले पे हम लोग किसी भी भस्म का या अम्ल का जो है वो क्या कहते हैं कि उसका पावर, है ना, पावर निकालते हैं। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा जाए तो समझिए कि सपोज दैट जो जल होता है, शुद्ध जल जो होता है, उसका पीएच जो मान होता है, ठीक है ना, या फिर H प्लस की जो आयन की जो सांद्रता होती है वह 1 × 10⁻⁻7 होती है ना। कितना होती है? तो 1 × 10⁻⁻7। अब यहाँ से इसी को निकालेंगे, इस फॉर्मूला पे पावर ऑफ हाइड्रोजन पे जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस लॉग और यहाँ पे 10⁻⁻7, ठीक है ना। जो यहाँ पे ये आपका होता है लॉग 10 का मान होता है 1, माइनस है तो माइनस, और ऊपर में -7 है तो -7, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना आता है आपका 7। आपको याद भी होगा, पढ़े भी हैं। कोई भी जो शुद्ध जल जो कि उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग किसी भी पदार्थ का, चाहे वो अम्ल हो या भस्म हो, उसका पीएच मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, है ना, या कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मैं उसे नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपके क्वेश्चंस को जरूर से जरूर, है ना, सोल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। अभी हम लोग इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। मैंने आपको पहले बताया, आज 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अम्ल भस्म की शक्तियां, और एक हम लोग पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है ना। पाचन तंत्र में पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का महत्व। देखिए, हम लोग जो भी भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने के लिए कई प्रकार के एंजाइम्स कार्य करते हैं। शरीर के अंदर में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे कि मुख से ही, है ना, जब हम लोग खाना को चबाना शुरू करते हैं उस वक्त में ही हम लोग के भोजन में लार, जो कि कई प्रकार के एंजाइम होता है उसमें, वो सलाइवा में जो कि मिल जाता है, भोजन को पचाना शुरू करता है। सबसे पहले हमारे मुख के अंदर में कार्बोहाइड्रेट पचता है, ठीक है ना। ये 8th क्लास में तक पढ़ना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जो भी है मैं बताते चलूंगा ना। 8th क्लास तो अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान आया होगा कि सबसे पहले जो है ना, मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू हो जाता है, स्टार्च का पचना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो नीचे की ओर बढ़ता है, आमाशय तक जाता है, तो वहां पे जो होता है आपका ये एक HCl, है ना, कौन सा HCl अम्ल का प्रभाव होता है या फिर स्राव होता है। HCl जिसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, एसिड यानी कि अम्ल कहते हैं। तो इसका स्राव होता है और जिसका पीएच मान जो होता है लगभग 1 के आसपास होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये शरीर को आसानी से गला सकता है, लेकिन ये गलाता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए जो आमाशय की दीवारें होती हैं उनके आसपास में म्यूकस नामक एक लिक्विड का स्राव होता है, जो कि इसके प्रभाव से उसके दीवारों को बचाता है, ठीक है। ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि हमारे भोजन के साथ बहुत सारे कीटाणु भी चले जाते हैं, है ना। हम लोग कितने भी साफ सुथरा से खाना खा ले, हवा में तो कीटाणु है ना, वो सभी के सभी चले जाते हैं भोजन के
साथ में पेट में। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक होता है उसको मारने का काम करता है ना, उसको क्या करता है, मारने का काम करता है। ये हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो भोजन करने का दिनचर्या कभी कभी अगर खराब हो गई, मतलब खाना टाइम से नहीं खा पाए, या फिर यूं कहें कि एक आध दिन खाना ही ना खा पाए, या फिर वो क्या कहते हैं कि फास्टिंग में रह गए, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका स्राव होते रहता है। आप खाना खाएं या ना खाएं, इससे शरीर के अंदर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है। जब इसका स्राव होता है तो इसको पचाने के लिए यानी कि जलाने के लिए, देखिए हमारी जो आमाशय है उनमें जठर ग्रंथियां होती है, जिससे 3 प्रकार के लिक्विड स्रावित होते हैं और तीनों को सम्मिलित रूप में जठर रस कहते हैं। वो जो होता है एक दिन में लगभग 3 लीटर, है ना, 3 लीटर का स्राव होता है, जिसमें कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। तो इतने सारे जब अम्ल का स्राव होगा और शरीर में पचाने के लिए कुछ नहीं जब बचेगा, तो ये क्या करता है कि शरीर के अंदर में एसिडिटी उत्पन्न करने लगता है, जलन उत्पन्न करने लगता है। आपका पेट में जलन होने लगेगा, गला में जलन होने लगेगा, ठीक है, तो ये जलन उत्पन्न करने लगता है। इससे बचने के लिए हम लोग भास्मिक एंटासिड जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। इस एंटासिड के रूप में जो है हम लोग खास तौर से वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं, और एक और होता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि जो शरीर के अंदर में एसिड की मात्रा बढ़ गई है उस एसिड की मात्रा को कम कर दे। अभी की डेट में हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा होता है कि शरीर में एसिडिटी का निर्माण होने लगता है, तो आप लोग जो है ना इनो घोल करके पी लेते हैं। इनो में वही भास्मिक होता है, ठीक है, क्या होता है, भास्मिक होता है, जिसकी वजह से वो एंटासिड होता है, और ये क्या करता है कि एसिड की मात्रा को शरीर के अंदर में बैलेंस कर देता है, उदासीन कर देता है, जिससे कि एसिडिटी खत्म हो जाती है। अगर ज्यादा मतलब हो रहा है और घर में अगर इनो वगैरह नहीं है, अगर घर में खाने का सोडा है, तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एंटासिड के रूप में, ठीक है। वहां से भी आपका भोजन जो है जो एसिड की जो मात्रा है उसको भी न्यूट्रल किया जाता है, उदासीन किया जाता है, और आपका भोजन आसानी से फिर पच जाता है, या पेट का जो जलन वगैरह होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पेट के अंदर में पाया जाता है, पाचन तंत्र में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में जो पाचन तंत्र है उसमें पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है कि पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव, ठीक है, क्या है, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। अगर पीएच का मान बदले तो दांत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए ऐसे तो जो हमारा मुख है, मुख का पीएच मान लगभग 5.5 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, कितना, 5.5 यानी कि 5.5 के आसपास होना चाहिए, एसिडिटिक होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये तो या घट गया या तो कम गया, जिसकी वजह से शरीर के जो हमारे जो दांत है उनके बीच में कई प्रकार के कीटाणु जो होते हैं वो पनपने लगते हैं, और हमारे जो दांतों के बीच में जो खाना खाने के टाइम में फंस जाता है उन पे वो कार्य उनको खाना शुरू करते हैं, उनको अपघटित करना शुरू करते हैं, जिसके फलस्वरूप कि हमारे दांतों के बीच में कई प्रकार के एसिड का निर्माण होने लगता है, और वो एसिड हमारे दांतों पे जमाव डाल लेते हैं, जिसके वजह से कैविटीज वगैरह भी हो जाती है, दांत सड़ने लग जाता है, मुंह से मतलब माउथ से जो होता है वो आपको स्मेल यानी बदबू आने लगता है। इस कंडीशन में जो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो जो पेस्ट होता है वो भास्मिक होता है, यहाँ पे क्या है, अम्लीय है। 5.5 7 से कम जब भी होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, अगर 6.9 भी होगा तो वो अम्लीय कंसीडर्ड है, ठीक है ना। तो 5.5 है यानी कि अम्लीय है, तो मुख
का जो होता है वो अम्लीय होता है। तो इसको हम लोग उदासीन करने के लिए जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो आपका होता है भास्मिक। इसके अलावा जो दातून है जैसे नीम का हो गया, बबूल का हो गया, ये जो दातून होते हैं इनके अंदर में भी भस्म की मात्रा पाई जाती है। तो जब हम इनके दातून से दांत को साफ करते हैं तो जो एसिड होता है वो भस्म के द्वारा उदासीन हो जाता है और दांत पे जो पीलापन जमा हो जाता है वो पीलापन खत्म हो जाता है ना। और आपके जो मुख में जो भी स्मेल आने लगता है वो भी स्मेल दांत को साफ करने से, पेस्ट करने से आपका खत्म हो जाता है। तो ये दूसरा नंबर आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया कि पीएच परिवर्तन का दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो तीसरा नंबर है वो है आपका थकान के समय में शरीर की मांसपेशियों में दर्द का होना। ठीक है ना, क्या है तीसरा नंबर है आपका कि थकान के समय में शरीर के अंदर में जो मांसपेशियां हैं वहां पे क्या होना, आपको दर्द का होना। बेसिकली ये कब होता है, देखिए जब हम लोग कोई काम करना शुरू करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, उस कंडीशन में होता क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो ग्लूकोज को ज्यादा बर्न करना होगा शरीर के अंदर में, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जब हम लोग जैसे दौड़े या व्यायाम किए या कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और जितना चाहिए उतना अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन, है ना, पूरी तरह से नहीं हो पाता और वह दो अणु पाइरुवेट का बना देते हैं। ठीक है, कितने, दो अणु जो होते हैं वो पाइरुवेट का बना देते हैं और यही पाइरुवेट जो होता है फिर आगे चल करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। किसका, लैक्टिक अम्ल का। ठीक है ना, लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और यही लैक्टिक अम्ल जो होता है वो शरीर की मांसपेशियों में जाकर के जमा हो जाता है, थक्के के रूप में जमा हो जाता है। तो जब आप अगर एकाएक कोई काम करना शुरू किए या कभी एकाएक दौड़े हैं तो आप फील करेंगे कि जो आपका जो थाई है ना, थाई के पास में दर्द होता है। क्यों होता है, तो कि थाई के आसपास में यही जो लैक्टिक अम्ल जाकर के जमा हो जाता है। इसे नॉर्मली हम लोग गर्म पानी से सेकते हैं तो ये फट जाता है और आपके दर्द में भी राहत मिलता है। लेकिन अगर देखिए ये कब हो रहा है, जब आपका ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल रहा है तब हो रहा है ना, यानी ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं हुआ है, विघटन नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। और यहाँ पे बन क्या रहा है, तो लैक्टिक अम्ल। तो शरीर के मांसपेशियों में भी पीएच का बड़ा महत्व होता है। जब हम लोग थकान के समय में दर्द होता है तो इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, जो कि एक प्रकार का एसिड है और इसका भी कुछ पीएच मान होता है। ठीक है ना, ये हो गया तीसरा नंबर। जो चौथा नंबर है आपका वो है अम्ल के जो प्रयोग होते हैं उसे बर्तनों में जो थक्के जमा हो गए हैं या धब्बे लग गए हैं उसको दूर करना, है ना। तो चौथा नंबर में क्या है भाई, चौथा नंबर में आपका अम्ल के प्रयोग से, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे दूर करना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई बर्तन जैसे कि तांबा का बर्तन या पीतल का बर्तन या फिर आपका एल्युमिनियम का बर्तन बहुत लंबे टाइम तक काम में नहीं आया, यूज में नहीं आया, रखा हुआ रहा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर तांबे का बर्तन है तो रखा रखा आप देखेंगे कि उसमें हरे रंग का धब्बा कुछ जम सा गया है। एक्चुअली ये जो हरे रंग का धब्बा होता है यह तांबा जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है जो कि एक प्रकार का भास्मिक होता है। ठीक है ना, तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है और वो धब्बा के रूप में जमा हो जाता है जो कि हरे रंग का होता है। इसको खत्म करने के लिए, इसको दूर करने के लिए अगर आप नींबू को निचोड़कर बर्तन को रगड़ दे, साफ करने लगे तो आप पाएंगे कि आपका बर्तन जो है वो साफ हो गया।
ऐसा क्यों होता है? देखिए मैंने अभी क्या बताया कि जो बर्तन में धब्बे जमे हुए वो भास्मिक होते हैं। जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो एक प्रकार का भस्म होता है। तो भास्मिक है और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल है। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, जिसकी वजह से वहां पे होता क्या है, जो अभिक्रिया होता है वो कॉपर के जो ऑक्साइड होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं और उदासीन होकर के अपनी जगह को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका बर्तन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये आपका था चौथा नंबर। ठीक है, जो पांचवा नंबर है वो है कि मिट्टी का पीएच मान। देखिए जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो लगभग 7 के आसपास होना चाहिए, मतलब उदासीन होना चाहिए, है ना, जिससे कि पौधे की जो वृद्धि होती है वो संतोषजनक होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे द्वारा रसायनों का इस्तेमाल करने से, उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल कर देने से उसका पीएच मान होता है जो ज्यादा हो गया, सपोज डेट। ठीक है, अब अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसमें जो फसल लगाएंगे वो फसल जो है आपका वो संतोषजनक वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसके लिए करते क्या है कि जो भखरा चूना या कली चूना जो होता है, या जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम लोग खेतों में मिट्टी में मिला देते हैं। इससे होता क्या है कि जो कली चूना है वो आपका भास्मिक होता है और वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन करता है मिट्टी को, जिससे कि फिर आपका फसल जो होता है वो सही ढंग से हो पाता है। तो उस कंडीशन में आप वहां भी पीएच मान देखते हैं कि ज्यादा होने पे कोई भस्म इस्तेमाल कर दिया जाता है ताकि उसका पीएच मान क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ये आ गया पांचवा। छठा नंबर में है जल का पीएच मान। छठा नंबर में क्या है, जल का पीएच मान या फिर पीएच और जलीय जीव। ठीक है, पीएच और जलीय जीव। देखिए जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनके लिए जो पानी है एक जीवनदायिनी है, जीवन देता है, और पानी का पीएच मान चाहिए वो लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अम्ल वर्षा के कारण या हमारे द्वारा खेतों में इस्तेमाल किए गए उर्वरक के कारण, जो कि बरसात के पानी के साथ बह करके किसी जो वाटर के बॉडीज होते हैं जैसे नदी तालाब या जो भी है उसमें आकर के जमा हो जाते हैं या बहना शुरू होते हैं, जिससे कि उसमें रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं वो मरने लगते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है कि जो जलीय जीव होते हैं उनको बचाने के लिए पानी के पीएच मान को 7 के आसपास लाने के लिए उसमें भी चूना का इस्तेमाल, कली चूना का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो जल का पीएच मान जो बढ़ गया है ना, जो अम्लीय हो गया है उसको उदासीन किया जाए और उसमें रहने वाले जलीय जीव को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये हो गया। एंड लास्ट नंबर है कि प्रकृति के द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। ठीक है ना, प्रकृति प्रकृति के द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। समझिएगा, जैसे हमारे जो आसपास में ना एक पौधा पाया जाता है जिसे नेटल का पौधा कहते हैं। नेटल उसका नाम होता है, क्या नाम है, नेटल। इसे लोकल लैंग्वेज में कहीं कहीं नेटल को बिछुत्ती भी कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम है बिछुत्ती या उड़कुसी, है ना, उड़कुसी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये पौधा होता है इसके जो पत्ते होते हैं वो रोएदार होते हैं, कांटे कांटे जैसा होता है, जिसके पत्तों के अंदर में जो रोए होते हैं इसके अंदर में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, यानी HCOOH, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है ना, जो साधारण नाम होता है वो फॉर्मिक अम्ल है। तो इसे HCOOH जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं वो पाया जाता है। तो होता क्या है ना, और ये खासतौर से आपको जहां झाड़ी उगती है उसके आसपास में ये पौधा पाया जाता है, नेटल का पौधा पाया जाता है। आपके जो ये स्किन होते हैं अगर नेटल के पौधे के पत्ते के संपर्क में आ जाए और लग जाए तो नेटल का जो निडल होता है पत्ते में ना, वो शरीर के अंदर में मेथेनोइक एसिड को
आपके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस जगह पे आपको खुजलाहट, जलन का महसूस होने लगता है। इसे बचने के लिए जहां पे ये निटल के पौधे पाए जाते हैं उसी के आसपास में डॉक पौधा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डॉक पौधा। डॉक पौधा पाया जाता है। ये जो डॉक पौधा होता है, ये इसके पत्ते के जो रस होते हैं इसमें आपको भास्मिक होता है ना, भस्म की मात्रा होता है। और अगर आपको निटल का पत्ता छू गया हो तो इसी डॉक पौधे को लेकर के अगर इसके रस को अप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या करता है कि अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, जिससे की वजह से आपकी जो खुजली है या फिर जो जलनपन है ना, जलन जो हो रही होगी वो खत्म हो जाती है और ठीक हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों पौधे जो होता है आपके प्रकृति में ही पाए जाते हैं। एक जो होता है आपको बीमार करने वाला और एक उसको ठीक करने वाला। तो कहा जाता है ना कि जहाँ पे रोग है वहीं पे उसके समाधान भी मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति द्वारा कुछ ऐसा ही व्यवस्था किया गया है कि जिस जगह पे निटल के पौधे होते हैं उसी जगह के आसपास में आपको डॉक स्टार होता है, जिसे कि लोकल लैंग्वेज में कुकुरमुता भी कहते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है कि प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था होती है। इस प्रकार से आपको आज जो है इस वीडियो में मैंने दो टॉपिक कवर किए। एक तो आपको अम्ल और भस्म की शक्तियां का टॉपिक कवर कर लिया और दूसरा आपको कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ उसमें आपको लवण के बारे में, अभी तक हम लोग केवल जो चैप्टर का नाम है कि अम्ल, भस्म और लवण, तो अभी तक हम लोग ने केवल अम्ल और भस्म के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाले में हम लोग लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।